न जाने आज तक हमने कितनी क्लासों में कितनी बार इस टेंस चार्ट को पढ़ लिया, लेकिन अभी तक ये टेंस चार्ट हमारे जीवन के लिए टेंशन बन गई है। जीवन की जंजाल बनी हुई है, ये जंजाल पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि आज हम इस तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं ना, कहीं नहीं मिलेगा निचोड़ और रास्ता बताएंगे ऐसा ही नहीं आएगा इसमें कोई मोड़। तो ऐसा निचोड़ है ये टेंस चार्ट का। तो इसको शुरू कर लेते हैं फटाफट और टेंशन के जंजाल को कर देते हैं खत्म। तो चलिए, तो टेंस चार्ट समझने से पहले सबसे पहले आता है साहब टेंस को समझना है, और टेंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए मैंने खुद को ही ले लिया साहब, खुद हुआ खुद के हुए साहब पिताजी, और पिताजी के साहब पिताजी जिसको मैं बोलूंगा दादाजी। तो दादाजी को मान के चलते हैं, तो टेंस जो है वो अपने आप में हमने मान लिया साहब दादाजी। और बाप जब दादाजी आए तो उनके आगे हमारे पिताजी, तो यानी कि हमने कहा कि दादाजी के आगे 3 बेटे। तो पहले बेटे का नाम आ गया प्रेजेंट टेंस, दूसरे बेटे का नाम आ गया पास्ट टेंस, और तीसरे बेटे का नाम आ गया फ्यूचर टेंस। तो यानी कि टेंस होते हैं 3, और बेटों के आगे हुए साहब बेटे कौन कौन से का, इंडेफिनेट का, कंटिन्यूस का, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 बेटे आगे साहब। बेटों के भी बेटे आगे। अब सर गुरुजी ये बेटों के भी बेटे आगे तो कैसे याद रहेंगे? देखो घर के अंदर सदस्य बहुत सारे होते हैं, तो कई बार अपन बोलते हैं ना कि जा बेटा जाके तेरा मोटड़ मामन बुला के लेके आ, नहीं क्या छोटिया मामन बुला के लेके आ। तो छोटी और मोटड़ो जब आप शब्द जोड़ दिया सेम वे में ये तरीके में ये चीज है। अगर इंडेफिनेट के आगे मैंने नाम जोड़ दिया साहब प्रेजेंट, तो ये बेटे बन गए प्रेजेंट के। और इन्हीं नामों के आगे मैं नाम जोड़ दूं साहब पास्ट का, तो ये बेटे बन जाएंगे पास्ट के। और अगर इनके आगे नाम जोड़ दूं मैं फ्यूचर का, तो ये बेटे बन जाएंगे फ्यूचर। गुरुजी ये तो बिल्कुल सीधा काम, अभी सीधा नहीं है समझिए। यानी कि प्रेजेंट के भी 4 भाग हो गए। पहले बात मैंने क्या बताई, टेंस के पार्ट हुए 3, कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस। अरे तीनों के आगे पार्ट हुए 4। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सेम तरीके से आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसा ही चलेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इनको देखो, बेटों के भी आगे आए साहब बेटे। इसमें हमें पढ़नी है 2 चीजें, एक चीज पढ़नी है साहब हेल्पिंग वर्ब और एक चीज पढ़नी है वर्ब। रुकिए क्या बोल रहा हूं दोबारा से समझिए बात को। एक वर्ड मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब, क्या बोल रहा हूं हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा वर्ड बोल रहा हूं वर्ब, यानी कि मिलती जुलती बात बोली मैंने। तो वर्ब जब वर्ड बोला तो इसका मतलब क्या हो गया, बात को समझो। वर्ब का मतलब हो गया क्रिया, और क्रिया का मतलब हो गया काम। यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसे काम जिसका हमें ये प्रकट हो रहा हो कि सामने भाव व्यक्त हो रहा हो कि कोई ना कोई काम हो रहा हो, वो सारे के सारे क्या हैं साहब वर्ब है। इंग्लिश में वर्ब बोल देते हैं, हिंदी में कार्य बोल देते हैं, या फिर क्रिया बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी बात आई हेल्पिंग वर्ब, सीधी सी बात, हेल्प यानी सहायता करना। तो ऐसे वर्ड जो वर्ब की करती हो क्या सहायता, तो वो हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। याद करो टेंस चार्ट के अंदर पहली बात मैंने बताई टेंस 3 और आगे पार्ट हुए 4, यानी कि हर टेंस के पार्ट 4 हो गए। तो सारे पार्टों के अंदर पढ़नी पड़ेगी हमें हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब टोटल होती है 22। कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? 22 हेल्पिंग वर्ब होती है। बात को समझ लो, ध्यान से दिमाग में बैठा लो। और दूसरी बात बोल रहा हूँ वर्ब। वर्ब इंग्लिश में जब पढ़ोगे तो सामान्य तौर पे पढ़ते हैं V1 और V2 और V3 V4 और V5। और गुरुजी रुक जाओ, बिल्कुल रुक गए। V5 तक की वर्ब पढ़नी है, ज्यादा वर्ब नहीं है। V1 हमें सामान्य बात के बारे में बताती है, V2 जो है वो हमारी पास्ट की गतिविधियों को बताती है, और V3 ये बताती है कि जो गतिविधि चल रही थी, जो वर्क चल रहा था, जो एक्शन चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। और साथ साथ में थर्ड फॉर्म कंप्लीट हो गई। और V4 का मतलब होता है कि जी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगा दो ING, उसको बोल देते हैं वर्ब की 4th फॉर्म। और अगर V5 की बात की जाती है तो वर्ब के साथ में S या ES जोड़ देते हैं, उसको बोल देते हैं वर्ब की
फिफ्थ फॉर्म। चलिए, तो ये 5 तो अपन को वर्ब की फॉर्म पढ़नी है और हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है। तो आ जाते हैं फटाफट टेंस चार्ट के ऊपर। मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सबका विनोद क्लासेज जयपुर के ऊपर। चलिए, अब समझो, हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है, तो सीधी सी बात, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी जी डू और फिर आएगी साहब डज। अब खास बात क्या है, मेरे चार्ट में जो बात लिखी हुई है इसके अंदर बहुत सी गुड बातें छिपी हुई है। सारी बातें एक साथ समझ में आ जाएगी, सारी याद हो जाएगी। मैंने बता दिया, निचोड़ लेके आए हैं पूरे का पूरा टेंस चार्ट का, बस रुके रहना है आप लोगों को। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू डज, और कंटिन्यूअस के अंदर आ गई इज आर एम, और परफेक्ट में आ गई हैज हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गई हैज बीन हैव बीन। बड़ा इजी, सरल और आसान तरीका है याद करने का कि डू डज के ऐसो आराम में, समझिए बात को, तरीका देखिए क्या बोल रहा हूं, डू डज के ऐसो आराम में। तो डू डज ये हो गया, ऐसो आराम में हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, इज को मैंने लिख दिया ऐसो, और जो आर लिखा हुआ है वो बन गया आर, और फिर देखो एम यानी कि एम, तो बन गया आराम। तो डू डज के ऐसो आराम ने क्या किया, हैज हैव की बजाई बीन। ये लो हो गई याद साहब प्रेजेंट की सारी हेल्पिंग वर्ब। डू डज के ऐसो आराम में हैज हैव ने बजाई बीन, और हो गई प्रेजेंट की पूरी हेल्पिंग वर्ब। आ जाते हैं पास्ट के ऊपर। पास्ट के अंदर आ गया सब हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले डिड, और फिर आ गई वॉज वर, फिर आ गई हैड, और फिर आ गई हैड बीन। इसका मतलब क्या है समझिए, तो डिड के अंदर हमारे को डिड याद रख लेना है, और वोज वर है, इसको मैं देखो ऐसे देखो, वोज को हमने लिख दिया वोस, अरे वर को लिख दिया वर, अरे वर गुरुजी वर, तो देखो दूल्हे को भी कहते हैं, लेकिन ये वर इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला, दूल्हे की बात नहीं कर रहा मैं। तो डिड के वोसा वर के सिर पर, हेड का मतलब समझ लो याद करने के लिए सिर, यानी कि डिड के वोसोवर के सिर पर बैठ के बजाई बीन, इधर बीन बजाई थी हैज हैव ने, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, डिड के वोसोवर ने सिर पे बैठ के बजाई बीन, और पास्ट की हो गई पूरी हेल्पिंग वर्ब। फटाफट आ जाते हैं फ्यूचर के पर। फ्यूचर में तो दो ही शब्द याद करने हैं, पहला शब्द विल और दूसरा शब्द याद करना है शैल। तो पहला शब्द विल और दूसरा शब्द शैल, और अपन को क्या करना, सेकंड में जाते जाते शब्द जोड़ दो बी, यानी कि हो गया विल बी और शैल बी, और फिर आ जाएगा हैव, तो यानी हो गया शैल हैव और विल हैव, और फिर आ जाएगा साहब बीन। तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। गुरुजी एक बात समझ में आ गई, लास्ट के चारों में बीन शब्द आएगा, बीन शब्द जोड़ दिया, हेल्पिंग वर्ब पूरी हो गई। तो हेल्पिंग वर्ब तो इजी गोइंग में हमें याद हो गई है, बहुत बढ़िया काम। अब बात आई वर्ब की, तो सीधी सी बात देखो, यहाँ पर जो पहला टेंस हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें लिखा हुआ है V1, तो पहला टेंस इसलिए V1, और पास्ट दूसरा टेंस इसलिए V2। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, जहां पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, मैंने ब्रैकेट में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है ओनली सिंपल सेंटेंस। ओनली सिंपल सेंटेंस का मतलब ये है कि जब V2 है वो केवल और केवल यूज की जाएगी सिंपल सेंटेंस में। तो बचे हुए सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, तो बचे हुए सेंटेंस में यूज करेंगे V1। बात को ध्यान से समझ लो, लिख लो, अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा लो। मैं बोल रहा हूं कि डिड जब यूज कर रहे हैं, यानी कि जब डिड यूज करेंगे तो डिड के साथ में V1 आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस सिंपल आ जाता है, नॉर्मल सेंटेंस आ जाता है, तो अकेले वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज की जाएगी। तो बात समझ में आ रही। और तीसरा टेंस आ गया फ्यूचर, और फ्यूचर पे टिका हुआ होता है पूरा का पूरा काम हमारे वर्तमान के ऊपर। आज हम कैसा काम कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, उसी काम पे टिका हुआ है हमारा फ्यूचर। और प्रेजेंट टिका हुआ था साहब V1 पे, तो फ्यूचर में भी क्या आ गई V1। ये लो साहब इजी हो गया हमारा तो काम। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आ गई V1 और पास्ट इंडेफिनेट में V2, लेकिन सिंपल सेंटेंस में सिर्फ, और फ्यूचर इंडेफिनेट में जाएंगे तो आ गई फिर से V1। आगे बढ़ते हैं साहब कंटिन्यूस में, तो और इजी काम हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing और ing लग जाती है, तो इसी को बोल देते हैं कहीं ना, यही वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो यहाँ कंटिन्यूस नाम पढ़ते, कंटिन्यूस यानी काम जारी है, और ये एक ऐसा सेंटेंस आता है
जिसको इंग्लिश आए या नहीं आए सब में आइन जाइन तो जोड़ते ही जोड़ते हैं। तो आइन यानी आईएनजी, तो आइन शब्द जो जुड़ गया जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं इंग, क्या बोल देते हैं इंग। तो इंग शब्द जोड़ दिया तो V1 के साथ आईएनजी यानी कंटिन्यूस के सारे टेंसों में जुड़ जाएगा V1 के साथ में आईएनजी। और परफेक्ट के अंदर जाओगे, काम हो गया परफेक्ट, बिल्कुल टनाटन, बिल्कुल डन, बिल्कुल फिक्स, बहुत अच्छा शानदार, तो आ जाएगा साहब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब की बार बात याद हो गई, कंटिन्यूस नाम फिर से आ रहा है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिर से आ गई है। तो टेंस में याद करना बड़ा इजी काम हो गया, यानी कि इंडेफिनेट में V1 आएगी, इसके बाद में V2 आएगी, वापिस से V1 आएगी, कंटिन्यूस जहां जहां आएगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगी। और परफेक्ट कंटिन्यूस की खास बात ये है कि आपको समय भी दिया गया होगा। कैसे दिया हुआ होगा, दोनों उदाहरणों को समझ लेते हैं। यहाँ पर बोल दिया मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ पे बोल दिया मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और यहाँ पे बोल दिया वह क्रिकेट खेल चुका है, और यहाँ पे बोल देंगे वह सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। 10 बजे से जो वर्ड बोल दिया यहाँ पे समय आ गया, इस बात को ध्यान दो। अगर समय दिया जाए, टाइम की बात की जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और अगर समय नहीं दिया गया है, सिर्फ गतिविधि जारी है, काम जारी है, एक्शन लगातार चल रहा है, तो कंटिन्यूस टेंस है। इस बात को समझ लो, ध्यान कर लो, याद कर लो। तो क्या बात समझ में आई, कंटिन्यूस के अंदर हमारे को समय दिया हुआ नहीं मिलेगा सेंटेंस में, लेकिन जैसे ही सेंटेंसेज में समय दिया हुआ आ गया तो यानी कि आपने साथ में ध्यान रखना है, वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा टेंस चार्ट, और टेंस चार्ट बड़ा इजी है, आप स्टॉप वॉच लगा के बैठ जाओ। किसी को अगर अच्छे तरीके से याद हो जाता है टेंस चार्ट तो वो सिर्फ 2 मिनट के अंदर सारी चीजें बोल सकते हैं। आप स्टॉप वॉच लगाओ, मैं बोल के बताता हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ में। देखो मैंने बताया टेंस होते हैं 3 तरीके के, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज। फर्स्ट इज द प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज द पास्ट, और थर्ड इज द फ्यूचर। ईच टेंस हैव द 4 पार्ट, यानी कि प्रत्येक टेंस के होते हैं 4 पार्ट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डू डज वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, और कंटिन्यूस में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, और फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट के अंदर जाएंगे प्रेजेंट में तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूस में जाएंगे तो हैज बीन, हैव बीन और V1 के साथ में आईएनजी और साथ में टाइम। आगे बढ़ते हैं फटाफट, टाइमर स्टॉप चल रहा है हमारा। पास्ट इंडेफिनेट में डिड, V2 आ जाएगी सिंपल सेंटेंस में, और कंटिन्यूस में वॉज वर, V1 प्लस आईएनजी। और जैसे जाते हैं परफेक्ट में तो हो जाएगा साहब हैड, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन, इधर V3 और इधर V1 प्लस आईएनजी, साथ में आ जाएगा टाइम। फ्यूचर इंडेफिनेट में स्टॉप वॉच चलता जा रहा है लगातार, हेल्पिंग वर्ब आ गई विल सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कंटिन्यूस में विल बी, सेल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट में चले गए तो विल हैव, सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिरी में आ जाता है विल हैव बीन, सेल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में टाइम। और हो गया है हमारा टाइमर पूरा। चेक कर लीजिए, 2 मिनट लगता है बिल्कुल इतने सारे टेंस चार्ट को। तो ये इजी गोइंग में टेंस चार्ट आप अच्छे से याद कर सकते हो। अब इसके साथ में कुछ बारीकियां और बता देता हूँ, एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो इन चीजों का भी ध्यान रख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक बात लिखी, V1 और V1 के साथ में SAIS, यानी इंग्लिश में जब भी हमें कोई सेंटेंस कन्वर्ट करना होता है तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना होता है, और 2 चीजें कौन सी है उसको समझिए। एक चीज आती है हमारे पास में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जब बात करता हूं तो बात आ जाती है सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा आ जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट में आ रहा है एस और एस आ रहा है तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसमें एस या फिर ईएस जोड़ा जाता है, एस या फिर ईएस जोड़ा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो गुरुजी जाते जाते बता जाओ सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है। तो सुन लीजिए प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, क्या है कि जब वर्ब अपन पढ़ रहे हैं तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट इंग्लिश की जब बात की जाए तो ही होएगा, सी होएगा और इट होएगा, और सिंगुलर नाउन होएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट भी सुन लीजिए साथ के साथ में, आई यानी कि मैं, यू यानी तुम, तो आई यू और दे वी,
तो आयु देवी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से, ही सी इट है, तो आयु देवी प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर नाउन है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्लूरल नाउन है तो वो हो जाएगी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब मैंने इस टेंस चार्ट को पढ़ोगे ध्यान से, जो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखी है वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और जितनी भी मैंने सेकंड नंबर पे लिखी गई है वो सब की सब यूज की जाएगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसमें पहले मैंने डू लिखा है, ये ध्यान रखना है ये आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और ये डज जो लिखा है ये आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने का कारण क्या है, एस या ईएस आ चुका है और एस आ गया, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और डू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो ये था छोटा सा टेंस चार्ट। आई होप सो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को कीजिए शेयर, और अगर आप इसी तरीके की स्टडी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइबर, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी कर लीजिए ऑन, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे टाइम और टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक आप देखते रहिए हमारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।